हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार से लिख दीजिए सभी लोग राधे राधे। भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जैसा कि कल 26 जनवरी था, आप सभी को पता है, और 26 जनवरी को मैं लाइव नहीं आया था, साथ साथ में कल बसंत पंचमी भी था। तो माँ सरस्वती आपके जीवन में उन्नति भरे, आप जिस लक्ष्य की प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो। तो हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट जारी रखते हैं। आज आ जाइए सभी लोग। और फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी हमें लाइव देखते हैं, चाहे वो 5 लोग देखें, 10 लोग देखें, 15 लोग देखें, आप प्लीज़, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आपको बढ़िया लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप दूसरे अपने स्टूडेंट, अपने साथी के पास इसको ज़रूर शेयर करें। और इनको प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दबा दो यार। लाइक दबाने में कुछ नहीं होता है। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने आज के बहुत ही प्यारे और छोटे से सेशंस में हम लोग विलुप्त हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक एक क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रोज की बात ही, आप लोग बैठ जाइएगा नोटबुक के साथ और पेन के साथ फ्रेंड्स, और आप लिखते हुए चलेंगे कंसेप्ट को हमारे साथ साथ। आइए मूव करते हैं। कैमरामैन, हमारे स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया जाए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम लोग लेकर आए हैं कॉमन एरर। और कॉमन एरर जो है, ये देखिए एसएससी एमटीएस 2023 जो हमारा जो टारगेट बैच अभी चल रहा है फिलहाल, इसके साथ साथ हमारा जो अप्रैल में एनडीए का जो पेपर होने वाला है और इसके साथ सीडीएस का भी पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो से जो डिफेंस की तैयारी करते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी भी, यानी नेवी की वैकेंसी भी आ गई है। जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप इन हमारे चैनल पे आप बने रहिए, तो आपको काफ़ी सारा इससे बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट एयरफोर्स जो अगला है, अभी आपने एयरफोर्स देख लिया। मैंने एक अच्छा, मैं ये लॉन्ग वीडियो के साथ साथ में शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो मेरे शॉर्ट्स वीडियोस को भी आप देखें। उसमें मैं 2 चीज़ बताता हूँ, एक तो वॉकेब पढ़ाता हूँ उसके अंदर भी, और दूसरा मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह बताता हूँ। तो वो आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, तो आप उसके साथ भी जुड़े रहें मेरे दोस्तों। एयरफोर्स यानी नेक्स्ट के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर आप एयरफोर्स का सेकेंड राउंड आप पढ़ाएंगे कि नहीं, यानी जो जीडी का राउंड होता है वो आप पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि मैं एयरफोर्स का जीडी का राउंड भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ साथ बने रहिए। क्या मैं स्टार्ट करूं? एक बार लिख दो ना यार प्यार से, हाँ लिख दो, एक बार यस लिख दो। कितने प्यार से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आपके साथ लाइव आया हूँ, मैं आपके बगल में बैठ के आपको देख रहा हूँ कि मेरे भाई आज क्या कर रहे हैं। कल मैं सारा दिन एंजॉय किया, मैं घूमने भी गया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर गए होंगे। ठीक है, केवल पढ़ने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा घुमा भी करो, है ना। घूमने से आपको नॉलेज मिलेगा, जगह के बारे में पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम सीधा सीधा। कॉमन एरर का क्वेश्चन है। आपको मैं लेटेस्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लेके साथ साथ चलेंगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आप एक बार पढ़ के देख लीजिए। कह रहा है कि यू नो इट वेल, तुम अच्छी तरीके से जानते हो, दैट कि योर सक्सेस, यानी जो तुम्हारा सक्सेस है, तुम्हारी उन्नति है, इन लाइफ, तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी उन्नति है, डिपेंड्स, निर्भर करता है, नॉट ऑन, डिपेंड के बाद ऑन आता है, एक चीज याद रखिए, डिपेंड नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडीज एल्स। ये क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं ऑफलाइन बेसिस में, मुझे लगता है इस क्वेश्चंस के आंसर को बताने के लिए सेकंड बहुत है। फटाफट बता दीजिए किस सेक्शन में एरर है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एरर क्यों है। यस, कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल मैं आपके कमेंट को भाई मैं नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि मैं सीधा अभी आपके सामने हूं, खड़ा हूं, पढ़ाता हूं, तो कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद मैं आपके कमेंट को, प्यारे प्यारे कमेंट को देखते रहता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिएगा, यदि आपके पेपर में लिखा हुआ आए somebody, nobody, anybody, और इसके बाद अगर एल्स आता है यहां पर, तो आप हमेशा याद रखना कि ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है,
एपोस्ट्रोफी एस जो अधिकार बताने का काम करता है वो हमेशा एल्स के साथ लगता है, यानी यहाँ लगेगा, ना कि इनके साथ लगेगा। तो बताओ इसमें एरर कहाँ है? तो सर एरर जो है वो एरर यहाँ पर है, यानी डी सेक्शन में एरर दिया गया है। दोबारा रिपीट करता हूँ, ये आप नोट डाउन करते चलेंगे। क्या लिखा मैंने कि समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के बाद यदि एल्स का प्रयोग होता है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग एल्स के साथ करते हैं, ना कि एवरीबडी या एवरीवन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, पढ़ के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द बिल्डिंग्स रूफ, यानी रूफ का मतलब होता है छत। कहाँ का छत? बिल्डिंग का जो छत है, नीड्स रिपेयरिंग, यानी इसको मरम्मत करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं तो इट में फॉल डाउन, नहीं तो ये गिर जाएगा, एंड रिजल्ट, और इसका जो परिणाम होगा, इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, बहुत सारे लोगों की मृत्यु। जैसे मान लो कि ये हमारा घर है, ये हमारा छत है, और हमें पता है कि ये हमारा जो छत है ये इसमें कोई दरार आ गया है। तो अगर दरार आ गया है तो इसे रिपेयर करने की ज़रूरत है, नहीं तो अगर ये मान लो गिर जाता है तो इससे काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो फ्रेंड आइए एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ जो बिल्डिंग लिखा है, ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग है, और किसी भी नॉन लिविंग का अधिकार बताने के लिए हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? नॉन लिविंग का अधिकार अगर हमें बताना है तो हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? ऑफ का। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे लिखा आपके सामने टेबल एपोस्ट्रोफी लेग, ऐसे लिखा, तो ये जो टेबल है ये बताइए कौन है? तो सर ये निर्जीव है। अगर ये निर्जीव है तो इसके साथ हम क्या यूज़ नहीं करते? एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से चालू करिए, इसको लिखिए लेग, लेग के बाद ऑफ लगा दीजिए, और फिर आप लिखिए लेग ऑफ टेबल, यानी आप ऐसे लिखेंगे। तो अगर आपको बिल्डिंग्स रूफ लिखना होगा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा रूफ ऑफ, चूँकि यहाँ द लिखा हुआ है तो आप द लिखिए, रूफ ऑफ द, और हम यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग। क्या आपने कंसेप्ट सीखा? नोट डाउन करिएगा। मैं देख रहा हूँ किसी भी निर्जीव का अधिकार बताने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट। सेकंड, किसी निर्जीव का अधिकार बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, टेबल्स लेग, गलत है, ये होगा लेग ऑफ टेबल। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, बिल्डिंग डेकोरेशन, बिल्डिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आई विजिटेड जॉन एंड मेरी हाउस ट्वाइस। मैं विजिटेड का मतलब मैं गया, विजिट किया। कहाँ गया? जॉन और मेरी के घर गया, बहुत बढ़िया बात है। ट्वाइस यानी 2 बार गया, लेकिन बट फाउंड, फाउंड मतलब पाया। क्या पाया? द कपल। अब ये कपल का मतलब यहाँ पर है कि जो जॉन और मेरी है वो कौन है? वो हस्बैंड और वाइफ है। यानी अगर आप खुद बताइए, अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो वो एक ही घर में रहेंगे, यानी उनका एक अधिकार होगा। तो जब अधिकार एक होता है तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लास्ट वाले नाउन के साथ करते हैं, यानी एंड के बाद जो नाउन आता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये बोला कि यहाँ पे जॉन और यहाँ मेरी, और इसको एंड से जोड़ दिया, तो हम मेरी के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। यदि हमने दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया है तो इसका ये मतलब होता है कि जॉन का घर अलग है, मेरी का घर
अलग है, पर फिलहाल ऐसा नहीं है, दोनों का जो घर है वो एक घर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम ये जो जॉन में एपोस्ट्रोफी एस लिखा है इसको हम हटा देंगे और हम लिखेंगे जॉन एंड मेरी, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और हाउस लिखेंगे। अब ये हुआ कि जो घर जॉन का है वही घर मेरी का भी है। सर ये बात कैसे पता चला, ये बात यहाँ से पता चला। कपल यानी वो शादीशुदा इंसान है यार, वो अकेले नहीं है कि जो अलग अलग रखेंगे, वो एक है तो एक घर में रहेंगे। ठीक है, आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए कह रहा है कि 8 टन्स वेट, यानी वेट ऑफ ए टन, यानी 1 टन वेट जो होता है वो बहुत ही हैवी होता है फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, टू कैरी ऑन हिज हेड। यानी भैया 1 टन का वेट अगर आपके सर पे कोई कहे कि लेकर जाइए, ये अलग बात है कि आप बलवान लोग हैं, वीर हैं, महान हैं, आप लेके जा सकते हैं। लेकिन कोई मुझे कह दे कि सर आप 1 टन वेट अपने सर पे लेके जाएं, तो भैया सॉरी, मैं नहीं ले जा सकता। याद करने वाली बात बताता हूँ, ध्यान से नोट डाउन करिएगा। वजन बताने वाले शब्द, वजन यानी वेट बताने वाले शब्द के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो भैया यहाँ देखिए लिखा हुआ है वेट यानी वजन, यहाँ लिखा है टन यानी 1 टन वेट, और यहाँ ने एपोस्ट्रोफी एस भी लिखा है। तो भैया जबरदस्ती घींच के एरर नहीं निकालना है। आपके एग्जाम में एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है नो एरर, यानी कोई भी गलती नहीं है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर होगा क्या हो जाएगा, हाँ ई आंसर हो जाएगा, नो एरर। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा प्यारा सा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यार क्या कर रहे हो यार, लाइक तो कर दो, शेयर भी कर दो यार अपने दोस्तों के साथ साथ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो फ्रेंड्स हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए पढ़ के देख लेते हैं। कह रहा है कि अमेरिकाज प्रॉब्लम्स यानी प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड अवेफुल एज इंडिया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका का प्रॉब्लम इतना गंभीर और भयानक नहीं है जितना कि इंडिया का। तो आप हमें ये बताएं कि अमेरिका का प्रॉब्लम का तुलना इंडिया से करेंगे या इंडिया के प्रॉब्लम से करेंगे। बिल्कुल सही, इंडिया के प्रॉब्लम से करेंगे। भाई मेरी तुलना मेरे से दूसरे टीचर के साथ करेंगे। एम आई राइट? अगर मैं कहूँ कि जयपुर का जो रोड है वो अच्छा है उदयपुर से, ये गलत है। जयपुर का जो रोड है अच्छा है उदयपुर के रोड से, यानी तुलना जो होता है वो हमेशा बराबर का किया जाता है। तो यहाँ पर जो एरर है आप देखिएगा कैसे हम इनको सही करेंगे। अमेरिका प्रॉब्लम, तो ये जो अमेरिका है ये एक प्लेस है, यानी ये एक कोई जगह है, और इस जगह के साथ हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया एपोस्ट्रोफी एस, और फिर यहाँ पर तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है? तुलना। किसके साथ तुलना कर रहा है? किसी दूसरे देश के साथ तुलना कर रहा है। तो उस देश के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोलूँ चाइना कंडीशन, तो यहाँ चाइना के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, चाइनाज कंडीशन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि दिल्ली का पॉल्यूशन, तो भैया दिल्ली के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया का पॉपुलेशन, तो इंडिया के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर जगह के साथ कोई अधिकार बता रहा है तो उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ये जो इंडिया लिखा है इन्होंने,
ये इंडिया की जगह आपका आंसर होगा इंडियाज। अब ये इंडियाज लिखने का मतलब यहाँ पे हो गया इंडिया का प्रॉब्लम, अब जाके ये सही हुआ। तो ये एरर कहाँ था भैया, डी में गलती था। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है आई स्टॉप्ड, यानी मैंने रोका, किसको, हिम, उसे या उसको, गोइंग, जाने के लिए, जाते हुए। अगर कोई बाहर जा रहा है, मैंने बोला कि भैया आपको नहीं जाना है, तो मैंने उससे रोका, मैंने उससे मना किया बाहर जाने के लिए। लेट एट नाइट, यानी रात में देर से आपको बाहर नहीं जाना है। बिकॉज, क्योंकि, द सिचुएशन यानी परिस्थिति, इन द टाउन यानी शहर में, कस्बा में, वॉज वेरी टेंस, जो शहर में जो परिस्थिति बनी हुई है वो अच्छी नहीं है, इसलिए आप रात को बाहर ना निकले, ये कह रहा है। गलती कहाँ है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आइए कंसेप्ट के साथ सिखाता हूँ आपको। देखो फ्रेंड, ये आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब हो गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो भैया ये क्या है? ये गोइंग। तो आपको याद रखना है कि ये जो गोइंग लिखा है ना, ये गोइंग यहाँ कौन है? ये है यहाँ V1 प्लस ING। और ये जो V1 प्लस ING होता है, ये कौन होता है? ये जीरेंड होता है। और ये कहता है कि जीरेंड अपने पहले, यानी यहाँ पर ये किसका प्रयोग लेगा? तो भाई ये प्रयोग लेता है, देख मेरे साथ साथ चलिएगा, ये लेगा या तो माई का, नहीं तो आवर का, नहीं तो योर का, नहीं तो हीज का, नहीं तो हर का, और नहीं तो लेगा इट्स का, और फिर देयर का। सर इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पॉजेसिव, इसको कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद जीरेंड लेता है और जीरेंड अपने पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लेता है। इस जीरेंड को हम इंग्लिश में वर्बल नाउन भी कहते हैं। कैसा नाउन? वर्बल नाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ब प्लस ING जब नाउन की तरह काम करता है तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। और नाउन कैसे काम करता है? ये सब्जेक्ट के पोजीशन पे काम करता है, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे काम करता है। उसी सब्जेक्ट के पोजीशन पे अगर वर्ब प्लस ING आ जाए तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस जेरेंड का एक अलग से वीडियो बनाता हूँ, बहुत शानदार सा। एक बार कमेंट में लिख दो यस सर बना दो, लिख के बताओ फटाफट, ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन कहाँ है? क्या गलत है भाई? तो सर ये गलत है। ये जो हिम लिखा है ना आपने, इसकी जगह अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? हिज लिखना पड़ेगा। यह हमारा राइट आंसर होगा। तो एरर किस पार्ट में था? तो भैया एरर ए पार्ट में था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ सेशन अच्छा लग रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है भैया? बता दो फटाफट। मिल रहा है तो एक बार बोल दो हाँ सर मिल रहा है, सीख रहे हैं हम लोग। देखिए कह रहा है द एक्सपर्ट मेसन, द एक्सपर्ट मेसन। मेसन का मतलब होता है ठेकेदार, जो ये घर वगैरह का जो काम करते हैं ना उनको मेसन्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। घर के जो काम करते हैं, घर बनाते हैं, उनको बोलते हैं मेसन। द एक्सपर्ट मेसन रिपोर्टेड टू द ओनर। ओनर मतलब होता है मालिक सॉरी। जो एक्सपर्ट मेसन था उन्होंने रिपोर्ट किया यानी सूचित किया। किसको? मालिक को। किसके मालिक को? होटल के मालिक को सूचित किया। क्या मालिक क्या सूचित किया? कि देयर वाज नो क्वेश्चन, कोई संदेह नहीं है। देयर वाज नो क्वेश्चन, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। ये जो वॉल्स है ये गिरने वाला है। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। कह रहा है कि ये जो दीवार है, देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन, यानी यहाँ पे जो ये वॉल लिखा गया है, आप हमें बताया अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने आपको कराया था कि वॉल जो होता है ये कौन सा किस तरह का नाउन है। क्या ये लिविंग है? क्या ये नॉन लिविंग है? तो आप बोलेंगे सर नॉन लिविंग है, निर्जीव है। तो बताओ किसी निर्जीव के साथ अधिकार बताने के लिए क्या हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं? नहीं लगाते हैं ना। तो भैया गलती तो यहीं पर दे रखा है, तो इसको सही कैसे करेंगे? तो इसको हम सही करेंगे, इसको हम लिखेंगे द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल।
द फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, ये हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि किसी भी निर्जीव का अगर हमें अधिकार बताना है तो हम ऑफ का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो सेशन है इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आज का जो सेशन चल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये कॉमन एरर का जो सेशन हमारा चल रहा है आप देख सकते हैं। इसमें हमने क्वेश्चन लिखा है, पढ़ के देख लीजिएगा। द लाइफ ऑफ द रिच, द लाइफ ऑफ द रिच यानी अमीर लोगों का जो जीवन होता है, इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज डेट ऑफ द पुअर। ये कह रहा है कि गरीब लोगों के तुलना में अमीर लोगों का जो जीवन होता है वो उतना शांति भरा नहीं होता है। इस क्वेश्चन का ये अर्थ हुआ। फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो रीच लिखा है, ये रीच जो है ये एडजेक्टिव है और जो पुअर है वो भी एडजेक्टिव है। आइए इसके कंसेप्ट को सीखते हैं। अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे लिखा द रीच, द रीच, तो ये द रीच का मतलब होता है रीच पीपल, रीच पीपल। अगर हमने आपको यहाँ पे लिखा द पुअर, तो इसका मतलब होता है पुअर पीपल। इसका हिंदी में अर्थ होगा अमीर लोग और इसका मतलब होता है गरीब लोग। तो ये जो रीच पीपल लिखा हुआ है ये प्लूरल नाउन बन जाता है, ये प्लूरल नाउन है और ये भी प्लूरल नाउन है। जब ये दोनों ही प्लूरल नाउन है, इसका मतलब ये है कि इनके साथ जो हमारा वर्ब आएगा, ये वर्ब हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, यानी ये वर्ब भी प्लूरल लेगा। सीखने वाली बात क्या है कि अगर ये पहले से ही प्लूरल हैं तो क्या हम द रिचेस लिख सकते हैं? क्या हम द पुअर्स लिख सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये गलत। क्यों गलत है? क्योंकि सर ये तो पहले से ही प्लूरल बन गया, यानी रीच से पहले अगर दा लगाए तो ये प्लूरल नाउन बन गया, और अगर ये प्लूरल नाउन बन गया है तो इसका दोबारा हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये क्या लिखा है? द पुअर के साथ इसने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ये गलत है। यानी द पुअर, द रीच के साथ हम कभी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ एक एक चीज़ को मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे जो बहुत प्यारा सा जो एरर है, इसमें आपको याद रखना होगा कि आपको लिखना होगा द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ऐसे लिखना होगा। आपको कंट्री के साथ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते, ये आपका राइट स्टेटमेंट है। तो ये भी एरर आपका कहाँ है? सी पार्ट में एरर है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नीचे दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ही इन्फॉर्म्ड, यानी इसने मुझे सूचना दिया, दैट ही हैड गॉन, वो जो जा चुका था, कहाँ गया था? टू वन ऑफ द मिनिस्टर रेजिस्टेंस, किसी एक मंत्री के घर गया था, और यहाँ मिनिस्टर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है। अब आप हमें एक एक कंसेप्ट सीखते चलते हैं। देखो दोस्त, पहला कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ाया है कि वन ऑफ के बाद जो हमारा नाउन होता है, यह नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और इसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखिए वन ऑफ के बाद मिनिस्टर के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है। ये वन ऑफ के बाद हम इस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि नाउन जो है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में होता है, और अगर ये मिनिस्टर्स लिखते हैं तो मिनिस्टर्स के साथ एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा। तो इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो इसका राइट स्टेटमेंट हम लिखेंगे द रेजिडेंस
ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर, एस लगा दीजिए, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमारा नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो हम इस प्रकार से लिखते हैं वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, इसलिए हम यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं कर सकते। आपको लिखना होगा द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारे जो छोटा सा सेशन चल रहा था आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा मेरे दोस्तों। इसी के साथ आज का जो हमारा ये प्यारा सा सेशन है मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड यानी नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों के साथ इस तरह के और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आज आपने केवल कॉमन एरर ही क्यों कराया। सो फ्रेंड्स, हम लोग पिछला जो मेरा क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को करा रखा था ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कॉमन एरर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सारे करा रखे थे। इस क्लास के अंदर हम लोगों ने केवल और केवल कॉमन एरर के क्वेश्चंस किए, और ये जो कॉमन एरर का क्वेश्चन था ये बिल्कुल नाउन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन था। और नाउन में भी कौन सा पार्ट, थर्ड टाइप यानी केस। केस का मतलब होता है कारक। सो फ्रेंड्स, एंजॉय किया आपने सेशन को। लव यू ऑल, मुस्कुरा दीजिए। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।